जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इतिहास के एक नए अध्याय की में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य साम्राज्य बनाया था उसी मौर्य राजवंश के बारे में देखेंगे। और जितने भी बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी मिलती है वो कई सारे तथ्यों से मिलती है, कई सारे स्रोतों से मिलती है और पुरातात्विक जो खुदाई हुई उनसे भी मिली, जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले उनसे भी मिली। तो उन सभी के बारे में हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। मौर्य साम्राज्य से बनने वाले प्रश्न कई पूछे जाते हैं और मौर्य साम्राज्य से जितने भी बनने वाले प्रश्न हैं वो इसी वीडियो से बनेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखिएगा। तो जो देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य में मौर्य राजवंश की स्थापना जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और मौर्य राजवंश 323 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक की चला था। मौर्य राजवंश के बारे में या चंद्रगुप्त के बारे में विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल और कुलहीन बोला गया है। और विलियम जोन्स ने 1793 ईस्वी में चंद्रगुप्त की पहचान सेंड्रोकोट्स के रूप में और चंद्रगुप्त जो मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म का अनुयायी था, वो जैन धर्म को मानता था। ठीक है, आगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। नंद वंश का जो अंतिम शासक घनानंद था, जो नंद वंश का जो इससे पहले मौर्य वंश से पहले नंद वंश चलता था, नंद वंश का जो अंतिम शासक घनानंद था उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया था और मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। ठीक है, मौर्य वंश की जो जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, इन सब से भी प्रश्न बनते हैं। मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी के जो साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दो रूपों में मिलती है। साहित्यिक स्रोतों में मिलता है कि अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखी उससे भी जानकारी मौर्य की राजनीति, मौर्य धर्म की राजनीति के बारे में मिलती है कि जो राजनीति कैसे चलती थी। जो इंडिका में भी मिलती है जानकारी और मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त ने लिखी थी उससे भी मिलती है और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनसे भी इनकी जानकारी मिलती है। इंडिका जो मेगास्थनीज ने लिखी थी उसके बारे में भी, उसके शासनकाल के बारे में भी जानकारी इसी इंडिका से मिलती है। और पुरातात्विक स्रोतों में जैसे अशोक के जो अभिलेख मिले हैं, जितने भी अभिलेख मिले हैं उनसे भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिली है। जूनागढ़ का अभिलेख उससे भी जानकारी मिली है। रुद्रतावन का अभिलेख इससे भी जानकारी मिली है। तो इसे पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों से भी जानकारी मिलती है और इनसे भी कई प्रश्न बनते हैं। आगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य जो है वो कहाँ से कहाँ तक की फैला था। तो मौर्य साम्राज्य जो चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत में बहुत दूरी दूरी तक की अपना साम्राज्य फैला के रखा था। जो मौर्य साम्राज्य जो एक विस्तृत राज्य था जो चंद्रगुप्त ने बनाया था वो उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में मैसूर तक की फैला था। यानी उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में मैसूर तक की फैला था और उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर के और पश्चिम में अरब सागर तक की फैला हुआ था। ठीक है, ये हमारा मौर्य साम्राज्य यहाँ तक की फैला हुआ था। ये हमारी जो है वो इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य का विस्तार था, जो कि पहला जो राजवंश साम्राज्य फैलाने की जो परंपरा जो चालू की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही प्रारंभ की थी। आगे हम लोग देखेंगे कि इनसे भी प्रश्न बनते हैं कि मौर्य साम्राज्य के कई सारे राजा रहे हैं, उनसे भी उसके बाद में कौन उत्तराधिकारी रहा, कौन से किससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उनका पुत्र बिंदुसार था, वो उनका उत्तराधिकारी था। उनका पुत्र अशोक था। अशोक एक महान शासक कहलाए मौर्य साम्राज्य के। अशोक का पुत्र दशरथ था और दशरथ का उत्तराधिकारी संपत्ति था और संपत्ति का जो उत्तराधिकारी था वो शालिक शुक था और शालिक शुक का जो उत्तराधिकारी था देववर्मन था और देववर्मन का जो उत्तराधिकारी था वो संत धवन था। और मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक है वो बृहदरथ को कहा जाता है। तो आप इससे को देख लीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार के बाद में अशोक के बाद में शालिक शुक, दशरथ के बाद में संपत के बाद में शालिक शुक और शालिक शुक के बाद में देववर्मन और देववर्मन के बाद में संत धवन और अंतिम शासक जो मौर्य साम्राज्य का था वो बृहदरथ था।
आगे हम लोग देखेंगे कि जिस प्रकार के इस तरह के उल्लेख जो मौर्य साम्राज्य का मिलता है उसके बारे में देखेंगे। घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की जो पुत्री थी दुर्धरा उससे विवाह कर लिया था। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ नाम दिए हैं, जैसे प्लूटार्क ने एंड्रोकोर्स कहा है और जस्टिन ने सेंड्रोकोर्स कहा है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किसने एंड्रोकोर्स कहा है और किसने सेंड्रोकोर्स कहा है। 1793 में विलियम जोन्स ने पहली बार यह बताया कि चंद्रगुप्त ये जो नाम है ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के हैं, इसका यानी जो पढ़ करके जो उल्लेख किया वो 1793 में विलियम जोन्स ने पहली बार किया था। 300 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर मगध पर आक्रमण करता है, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य उसको पराजित कर देता है और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्लिनिया यानी हेलेना से वो विवाह कर लेता है और इसके रूप में सेल्यूकस निकेटर को 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को देने पड़ते हैं। ये युद्ध की शर्तें होती हैं, उनके द्वारा ही ये जो 4 साम्राज्य उनको देने पड़ते हैं। लेकिन इसके उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट किए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो युद्ध हुआ था वो सेल्यूकस निकेटर से हुआ था और उसकी पुत्री से उन्होंने विवाह कर लिया था। आगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो युद्ध हुआ था वो सेल्यूकस निकेटर 305 ईस्वी में, तो ये ईस्वी पूछी जाती है। और सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था मेगास्थनीज, जो उसके चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और मेगास्थनीज ने ही एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, जिसमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त की जो मृत्यु हुई थी वो श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से हुआ था। संलेखना विधि में ये होता है कि कोई भी इंसान अपने उपवास रह करके अपने प्राण त्याग देता है, तो संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य की श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में पड़ता है श्रवणबेलगोला, वहाँ पर रह करके उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की और इस विजय प्राप्त करने की जो जानकारी मिलती है वो चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी कई स्रोतों में मिलती है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री चाणक्य को बनाया था। चाणक्य को अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था। अशोक के बारे में हम लोग देखेंगे। अशोक से कई प्रश्न बनते हैं। अशोक जो 269 ईसा पूर्व में लगभग गद्दी पर बैठा था और अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। राजगद्दी पर बैठने के समय वो अवंती का राज्यपाल था और अशोक का नाम जो कई अभिलेखों में देवान प्रिय, प्रियदर्शी, देवाना कहा गया है। कई प्रश्न इससे नामों से भी बनते हैं। इसके उपनाम क्या थे? पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है और सारनाथ का स्तंभ का जो निर्माण करवाया था वो अशोक ने ही बनवाया था। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने बौद्ध धर्म को बहुत प्रचार प्रसार कराया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था और वहाँ पर पूजा अर्चना भी की थी और जहाँ पे बौद्ध जी का जो जन्मस्थल माना जाता है वहाँ पर उसने पूजा भी की थी। आगे हम लोग देखते हैं अशोक की माँ का नाम सुमद्रागी था, जो कि उसकी माता का नाम सुमद्रागी था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए 99 अपने जितने 99 भाई होते उन सबकी हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद उसने राज्याभिषेक किया था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग पर भीषण जो नरसंहार हुआ उसको देख करके अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने युद्ध नीति त्याग करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म की शिक्षा जो दीक्षा ली थी वो उपगुप्त से ली थी और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था उसको प्रचार प्रसार करने के लिए। जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कलिंग का युद्ध काफ़ी भीषण हुआ था और उसमें कई लोगों ने जान गंवाई थी और उसको देख करके ही अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ था और उसने युद्ध नीति को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को बराबर पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था और वहाँ पर उनको रहने की जगह दी थी। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों
को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक की पहुंचाया था। यानी जो भी अभिलेख जो था वो लिखित में अपनी जनता तक की पहुंचाया था, अपनी सोच और अपने आगे जो जिस तरह प्रकार से वो राज चलाएगा उन सभी चीज़ों के बारे में वो जनता को अभिलेखों के द्वारा पहुंचाता था। अशोक ने अभिलेखी भाषा में जो भाषा यूज़ की थी वो प्राकृत भाषा यूज़ की गई थी। और अशोक का जो राजकाल था उसमें जो पहली ब्राह्मी लिपि मिली उसकी खरोष्ठी लिपि मिली है, और अरमाइक लिपि मिली है और ग्रीक लिपि मिली है। जो ब्राह्मी लिपि के अभिलेख भारत से मिले हैं और खरोष्ठी लिपि के अभिलेख जो मिले हैं वो पाकिस्तान से मिले हैं, और अरमाइक लिपि अफ़गानिस्तान की सीमा से मिले हैं, और जो ग्रीक लिपि थी वो अफ़गानिस्तान की उत्तरी सीमा से प्राप्त हुए हैं। जो खरोष्ठी लिपि होती है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, ये जो उल्टा लिखी जाती है दाएं से बाएं की तरफ। जो अशोक के अभिलेख पहली बार में जिसने पढ़ा वो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि अशोक का अभिलेख किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जो अभिलेख हैं इनसे भी बहुत बार प्रश्न पूछते हैं, तो आप जो प्रश्नों के बारे में देख लीजिएगा। जो अभिलेख हैं इनसे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और इनसे कई बार प्रश्न बनता है, तो आप इन जो अभिलेखों में है वो अभिलेखों के बारे में देख लीजिएगा कि किस अभिलेख में क्या क्या बोला गया है और क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो प्रथम अभिलेख में पशु बलि की निंदा मिलती है, और दूसरे अभिलेख में मिलता है मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा मिलती है। तीसरे अभिलेख में यह कहा गया है कि अधिकारियों को 5वें वर्ष दौरा करना चाहिए, और 5वें अभिलेख में यह कहा गया है कि धर्म महामंत्रों की नियुक्ति करनी चाहिए। छठे अभिलेख में यह कहा गया है कि आत्मनियंत्रण की शिक्षा मिल दी गई है, और 11वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है, और 12वां अभिलेख में सभी प्रकार के धर्म और सभी प्रकार के विचारों का सम्मान किया गया है, और 13वां जो शिला अभिलेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया, और यही 13वां अभिलेख वो जो बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख था। आगे हम लोग देखेंगे कि जिस प्रकार के जो अभिलेख मिलते थे, जो अपने कई सारे स्तंभ बना करके कई सारी दीवारों पे कई सारी पहाड़ियों पर उसने खुदवाए थे, जो अपने दिशा निर्देश आगे बनवाए थे। अब हम लोग देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं कि चाणक्य का जो अन्य नाम पूछा गया है कि क्या था, भट्ट, स्वामी राजेश, विष्णुगुप्त और विशाखदत्त। तो भट्ट चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। निम्न में से वह व्यक्ति जिसका नाम प्रियदर्शी था वो किसको कहा जाता है, तो अशोक सम्राट को प्रियदर्शी कहा जाता है। कलिंग पर विजय के उपरांत अशोक महान किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। कलिंग का जो भीषण नरसंहार देखा था उसके बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आगे हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से मौर्य शासक नहीं है। तो इसमें मौर्य शासक देखना है चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, उनका पुत्र बिंदुसार और उनका पुत्र अशोक। तो अजातशत्रु जो है वो मौर्य शासक नहीं था, वो हर्यक वंश का था। तो इसका सही उत्तर होगा अजातशत्रु। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज की पुस्तक जो नामक था, जो मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था। तो अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी थी, और इंडिका जो थी वो मेगास्थनीज ने लिखी थी। तो कई बार प्रश्न बनता है, तो आप ये लोग याद रखिएगा। आगे देखिए कि अगला प्रश्न है मेगास्थनीज ने भारतीय साम्राज्य को कितनी श्रेणियों में बांटा था। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किससे बना था। तो मगध साम्राज्य में जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो था वो लकड़ी से बना हुआ था और उस पर पत्थरों की नक्काशी हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो लकड़ी से बना हुआ था। और सांची का स्तूप किसने बनवाया था, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, जॉन मिल्टन, कॉर्नवालिस, स्मिथ या जेम्स प्रिंसेप। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने उनके अभिलेखों को पढ़ा था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि कलिंग पर विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिला अभिलेख में मिलता है। तो जो 13वां था, इसमें हमने नाम नहीं लिखे, जो 13वां अभिलेख था वो 13वें अभिलेख में जो शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन पूरा का पूरा कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें अभिलेख में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है अशोक का उत्तराधिकारी पूछा जाता है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो कुणाल जो था वो अशोक का उत्तराधिकारी माना जाता है। अगला प्रश्न है अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता को समर्पित है। तो जो अशोक का 12वां अभिलेख था वो धार्मिक सहिष्णुता को
समर्पित है। ये यूपी पीसीएस 2021 में पूछा गया है प्रश्न। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप देख लीजिएगा। और जो 13वां था अभिलेख, उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो 12वां अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता को समर्पित किया गया है। अगला प्रश्न है, अशोक की माता का नाम क्या था? तो शुभद्रांगी जो था अशोक की माता का नाम था। तो ये जो कुछ बनने वाले प्रश्न जो मौर्य साम्राज्य से पूछे जाते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।